बाद शाम 7 बजे और हर रोज रात को 10:30 बजे भगवान को शयन कराने के लिए शयन आरती की जाएगी। ये कितना बड़ा बदलाव आया है। जिस व्यास तहखाने में अभी ये पूजा शुरू हुई है उस पर वर्ष 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी और ये वो दौर था जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का समर्थन करने के बाद मुलायम सिंह यादव काशीराम के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने थे और उस समय उत्तर प्रदेश में इन दोनों नेताओं के समर्थक एक बड़ा खास नारा लगाया करते थे। आज वो नारा मैं आपके सामने आपको बताता हूं क्या था। वो नारा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा आज से 31 साल पहले लगा करता था उत्तर प्रदेश में। उस दौर में मुलायम सिंह यादव मुस्लिम वोटों के लिए अयोध्या और काशी में मंदिर के लिए आंदोलन करने वालों के खिलाफ काफी कठोर बने हुए थे और आरोप लगता है कि इसी के बाद उन्होंने काशी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने पर भी रोक लगवा दी थी और वहां बैरिकेडिंग करके मंदिर और मस्जिद के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी ताकि मस्जिद में बंद हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो ही ना सके। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद ये दीवार गिर गई है और ये एक ऐतिहासिक घटना तब हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से लोकसभा में सांसद हैं। अब आज आपको व्यास तहखाने की कहानी भी पता होनी चाहिए। यह वही तहखाना है जहां पूजा अर्चना शुरू हुई है। इस तहखाने को व्यास तहखाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मालिकाना हक पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार के पास है और अभी पंडित सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की ही अर्जी पर वाराणसी की जिला अदालत ने इस तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया है। यह तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी भाग में स्थित एक तहखाने में बना हुआ है, एक बेसमेंट में बना हुआ है, जहां भगवान आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग होने के साथ भगवान गणेश, भगवान विष्णु और हनुमान जी की प्रतिमाएं भी वहां पर मौजूद है। और इस तहखाने को हिंदू पक्ष मूल मंदिर का गर्भगृह मानता है। तो ये बड़ी बात यह है कि जो पूजा जहां हो रही है ये मंदिर का गर्भगृह है और यहां पूजा अर्चना शुरू होना दोबारा से 31 सालों के बाद एक बहुत बड़ी घटना है। यह तहखाना करीब 400 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट है। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वर्ष 1819 में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने मस्जिद परिसर पर हिंदू पक्ष के दावे को सही माना था और कहा था कि यह जगह मुसलमानों को हिंदू पक्ष को दे देनी चाहिए। लेकिन तब इस आदेश के खिलाफ दंगे भड़क गए थे और अंग्रेजों ने इस मामले को शांत कराने के लिए मस्जिद के तहखाने को हिंदुओं को दे दिया और भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर को मुसलमानों को दे दिया। और इस विवाद के बाद इस मस्जिद के बेसमेंट में हिंदू देवी देवताओं की हर रोज पूजा हुआ करती थी। लेकिन आज से 31 वर्ष पहले वर्ष 1993 में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने इस पूजा पाठ को भी बंद करा दिया। और हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे यह साबित होता है कि इस मस्जिद के नीचे मूल मंदिर के इस गर्भगृह में वर्ष 1551 से पूजा हो रही थी। यानी जब मस्जिद भी नहीं थी उससे 1 सदी पहले से इस स्थान पर पूजा के साक्ष्य आज हिंदू पक्ष के पास मौजूद है। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कल रात में जो पूजा हुई आप मौजूद थे वहां पे, किस तरीके की पूजा थी, क्या क्या हुआ उसमें? अब पूजा में क्या, पहले तो उसको दरवाजा सब बैरिकेड काट करके बनाए, दरवाजा जो है ताला बंद हो रहा है, तो उसमें जो है
अंदर जब हम लोग प्रवेश किए हैं तो उसको गंगा जल से मतलब छिड़काव हुआ बजेगा, फिर छिड़काव होने के बाद और वहाँ का सफाई वफाई तो साथ सब सफा करके उसमें जो है गंगा जल से छिड़काव करके और वही समझ लीजिए कि पवित्र किया गया है मंत्र से। और उसके जो है बाद जो है खंभों का जो है सब उसमें आकृतियां बनी हुई हैं जो वास्तुवास्तिक की है, संघ की है, कमल के आकार की, और हनुमान जी की मूर्ति भी उसको मिली छोटा कोई है, और जो है कि वो मगरमच्छ की मूर्तियां हैं। ये सब जो है अपना उनको जंगल छिड़क करके और फूल से पूजा वूजा किया, कुछ मूर्तियां भी रही और फिर पूजा जो है चली है उसी में 1 आध घंटे समझ लीजिए 12:30 बजे से लेकर 1 बजे से आप बहुत देर तक टाइम तो उसके भीतर कोई स्थापित मूर्ति तो नहीं है, तो जो पुरानी मूर्तियां हैं या जो दीवारों पर बनी हुई आकृतियां हैं उन्हीं की पूजा हुई जी। जब कल रात को पूजा हुई थी और सुबह भी नित्य पूजा शुरू हो गई थी, उसके बाद आम श्रद्धालुओं के वहां जाने का दौर शुरू हो गया है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अनुमति दे दी गई है कि वहां जो हमारे ठीक सामने का इलाका दिख रहा है वो दक्षिणी छोर है, जहां पर वजूखाना के ठीक सामने या यूं कहें नीचे तहखाना को खोला गया है। जी, हम लोग व्यासपीठ की पूजा करेंगे, जहाँ पे पहले 92 तक पूजा होती चली आई है उसी की हम लोग फिर से पूजा कर रहे हैं। हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि देश में और उत्तर प्रदेश में अभी क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए अयोध्या के बाद अलग अलग मस्जिदों के स्थान पर मंदिरों के होने के दावे किए जा रहे हैं और धीरे धीरे ये मंदिर अनलॉक हो रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू वोटों की राजनीति के लिए हो रहा है, ऐसे आरोप आजकल लगाए जाते हैं। तो अब आप देखिए, चर्चा में आजकल अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की मस्जिदें हैं और ये 3 मंदिर ऐसे हैं जिनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और पूरा देश ये चाहता था, हिंदू पक्ष जो देश का, कि ये तीनों मंदिर अब अनलॉक होने चाहिए। अयोध्या अनलॉक हो चुका है, काशी अनलॉक होने के प्रोसेस में है और अब अगला नंबर लोग चाहते हैं कि मथुरा का हो। हिंदू पक्ष चाहता है कि अगला नंबर मथुरा का भी हो। लेकिन सच्चाई देखिए क्या है। आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि इन मस्जिदों के नीचे पहले भी मंदिर ही मौजूद थे। इन मस्जिदों के नीचे मंदिर मौजूद थे, उसके साक्ष्य जो आज मिले हैं, सैकड़ों वर्ष पहले भी ये साक्ष्य मौजूद थे और ये साक्ष्य कोई नए किसी ने बनाकर इन मस्जिदों के नीचे रख नहीं दिए हैं। लेकिन तब इन साक्ष्यों की इसलिए बात नहीं होती थी, इन सबूतों को इसलिए उजागर नहीं होने दिया गया क्योंकि उस समय हमारे देश में एक ऐसा राजनीतिक इकोसिस्टम था जिसमें मस्जिदों के स्थान पर मंदिर होने की बात करना भी एक अपराध माना जाता था और इसे सांप्रदायिक बताकर इसे धर्म निरपेक्षता के खिलाफ बताया जाता था। एक ऐसा वैचारिक और राजनीतिक इकोसिस्टम बना दिया गया था कि वहां, जैसा मैंने आपको अभी बताया, 31 वर्ष पहले तो इस जगह पर पूजा पाठ ही बंद करा दिया था। तो उस समय आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई सबूत लेके भी चला जाए तो उसकी कोई सुनवाई होगी? वरना आप खुद सोचिए, अदालतें तो पहले भी थी और यही साक्ष्य पहले भी मौजूद थे, लेकिन उस इकोसिस्टम में सरकारों के पास सबूतों को जुटाने का वैसा कन्विक्शन नहीं था जैसा कि आज है। अदालतें तो पहले भी थी लेकिन अदालतें फैसला किस आधार पर सुनाएं? अदालतों के सामने जब कोई जाएगा और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तभी तो अदालतें फैसला सुनाएंगी। जब ठीक से पक्षकार अपना पक्ष अदालतों के सामने रखेगा तभी तो अदालत फैसला सुनाएगी। इससे पहले पक्षकारों को अदालत तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। इन सबूतों तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया गया था। इन सबूतों तक कोई पहुंच नहीं पाता था, ना कोई सर्वे करने की इजाजत मिलती थी, ना सबूतों को इकट्ठा करने की इजाजत मिलती थी और उस साइट से ही लोगों को दूर रखा जाता था। तो साक्ष्य मिलेंगे कहां से? और जब ये सर्वे हुए, एएसआई ने जब इतने सारे सर्वेज किए तो जो सच है वो लोगों के सामने आ गया। तो अब ये साक्ष्य अदालतों तक पहुंच पा रहे हैं, इसलिए अदालतें न्याय के आधार पर यह फैसला दे रही हैं। और अब काशी के मामले में अदालत का जो फैसला आया है वो फैसला इस केस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस देश की राजनीति में भी, इस देश के इतिहास में भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि यहां भी हिंदू पक्ष जो लगातार कई सौ वर्षों से जो बात कहता आ रहा है वो बात आखिरकार सच निकली।
कहते हैं कि दो अलग अलग दौर को निष्पक्ष ढंग से अगर समझना हो तो इसके लिए तस्वीरों से अच्छा कोई विकल्प हो नहीं सकता। आज मैं खुद नहीं बोलना चाहता, आपको दो तस्वीर दिखाना चाहता हूं और वो दो तस्वीरें आपको अपने आप अलग अलग दौर की कहानियां सुना देंगी। एक तस्वीर है वर्ष 2016 की, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का स्वरूप कुछ ऐसा होता था जिसमें मुसलमानों को दिखाया जाता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इस बार परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर और भगवान राम की प्रतिमूर्ति थी। तो इन कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में क्या बदला है वो आप इन तस्वीरों से खुद समझ सकते हैं। तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसी झांकी में